दोस्तों बात है 18 जुलाई 1947 की, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पारित कर दिया। ये एक्ट ये कहता था कि अब देश को दो डोमिनियन में बांटा जाएगा, जिनका नाम होगा भारत और पाकिस्तान। उस टाइम देश में टोटल 565 रियासतें थी। इन रियासतों को ये छूट दी गई थी कि वो या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हो सकती है, या फिर वो खुद को आज़ाद भी रख सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर ने तो भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर लिए थे, तो फिर ये पीओके वाला मसला उपजा भी कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं, कब बताने वाले थे? पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद नहीं, मानिक शाह को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, we will lose कश्मीर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। पहला चैप्टर है जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हो चुकी थी। सिर्फ 3 ही ऐसी रियासतें थी जिनका विलय होने का मामला उलझा हुआ था। वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी। दक्कन के पठार के काफी बड़े हिस्से पर इसका कब्जा था। आज़ादी के समय यहाँ का निजाम मीर उस्मान अली था और यहाँ पर 90% से अधिक आबादी हिंदू लोगों की थी। हैदराबाद पहले तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे ही निजाम की सारी शर्तें मान ली, वैसे ही निजाम अब हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने पर राजी हो गए थे। जून 1948 तक माउंटबेटन भी अपना इस्तीफा दे चुके थे। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को पुलिस की वर्दी में हैदराबाद भेजा गया और रीजन आंतरिक अशांति बताकर ऑपरेशन पोलो को स्टार्ट कर दिया गया। लगभग 4 दिन तक चली इस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में मिला दिया और निजाम को बाद में हैदराबाद का राज्यपाल बना दिया। अब आते हैं जूनागढ़ के विलय पर। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी छोर की ये रियासत 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। यहाँ ज़्यादातर जनता हिंदू थी और यहाँ का नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड था। 15 सितंबर 1947 को जब नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, तो सभी के दिमाग में एक ही सवाल उपजा कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान से सीमा भी नहीं बनाता है। तो इसके जवाब में नवाब ने कहा कि जूनागढ़ और पाकिस्तान समुद्री रास्ते से कनेक्ट है। जूनागढ़ एक्चुअल में 2 पार्ट में बंटा हुआ था, पहला मंगरोल और दूसरा बाबरियावाड़। यहाँ के राजाओं ने जूनागढ़ नवाब को भारत में शामिल होने की सिफारिश की, लेकिन वहाँ के नवाब अपना मन पहले ही बना चुके थे। भारत सरकार ने कहा कि जूनागढ़ को किसी भी देश में शामिल होने से पहले जनमत संग्रह करवाना ही पड़ेगा। 26 अक्टूबर को भारतीय सेना और जूनागढ़ की सेना के बीच झड़प होते ही नवाब तो पाकिस्तान भाग गया और 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की और कहा कि जूनागढ़ का प्रशासन सरकार अपने हाथ में ले लेवें। आखिरकार फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया और जूनागढ़ भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। दूसरा चैप्टर है पीओके की बैकग्राउंड स्टोरी। बात है जून 1947 की, जब भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह से मिलने जम्मू कश्मीर गए, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से ही मना कर दिया था। महाराजा हरि सिंह ने उनसे मुलाकात तो करी, लेकिन कश्मीर के भारत में विलय के टॉपिक को ही चेंज कर दिया था। सीधी सी बात यही है कि हरि सिंह कश्मीर को आज़ाद और स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। आज़ादी के बाद जिन्ना अपना कुछ समय जम्मू कश्मीर में बिताना चाहते थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने यह कहकर मना कर दिया कि वो नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर की धरती पर कदम भी रखे। फिर आता है सितंबर 1947, जब पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली ने लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एक ही टारगेट रखा कि कैसे भी करके कश्मीर के राजा हरि सिंह को पाकिस्तान में कश्मीर मिलाने पर मजबूर किया जाए। और मीटिंग में सीधे सीधे अटैक करने के तो प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया था, क्योंकि सेना को यह डर था कि अगर सीधा अटैक कर दिया तो यह अटैक भारत अपने ऊपर मानेगा, जिससे भारत के साथ लड़ाई भी छिड़ सकती थी। और दूसरा प्रपोजल यह रखा कि पठान कबालियों को हथियार देकर कश्मीर भेजा जाए और उनको पीछे से सेना मदद करेगी। और पाकिस्तानी सरकार इस प्रपोजल को ही फिक्स करती है और इस मिशन को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम देती है। पठान कबालियों के 10 लश्कर तैयार किए गए। हर एक लश्कर में 1000 लड़ाके, एक पाकिस्तानी मेजर, एक कैप्टन और 10 जूनियर कमीशन्ड अफसरों को रखा गया था। कबालियों को लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग भी दी थी।
तीसरा चैप्टर है जंग की शुरुआत। 22 अक्टूबर 1947 की ही रात को एक पुरानी फोर्ड स्टेशन वैगन धीरे धीरे रेंगते हुए झेलम नदी के पास आकर रुक जाती है। उसके पीछे ट्रकों की काफी लंबी कतार थी। झेलम नदी के पुल को पार करते ही कश्मीर रियासत की सीमा शुरू हो जाती थी। इसी समय तक हरी सिंह के मुस्लिम सैनिकों ने बगावत कर दी थी और अब कबायली धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में घुस रहे थे। पाकिस्तान का टारगेट था कि 26 अक्टूबर तक श्रीनगर पर कब्जा करके एक अस्थायी सरकार का गठन करना है और फिर कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर देना है। कबायलियों ने मारकाट, लूटपाट और गोलियां तक भी चला दी थी। एक रिपोर्ट की माने तो जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए थे सिर्फ उनकी ही हत्या की गई थी। इसके बाद कबायली डोमल, पूंछ, रावलकोट और उरी पर हमला करते हुए बारामूला तक पहुंच चुके थे। 24 अक्टूबर की ही रात 11 बजे को महाराजा हरी सिंह ने दिल्ली संदेश भिजवाया कि कश्मीर पर हमला हो चुका है और उन्हें भारत की हेल्प की जरूरत है। और भारत सरकार यह कहते हुए मना कर देती है कि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो वहां के राजा की है। इसी मैसेज के बाद महाराजा हरी सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाते हैं और 26 अक्टूबर को ही वीपी मेनन महाराजा हरी सिंह के दस्तखत लेकर वापस दिल्ली लौट आते हैं। कबायलियों का टारगेट था कि जैसे तैसे करके श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करके उसे उड़ा देना है, जिससे भारत के फाइटर जेट टेक ऑन ही ना कर पाए। 27 अक्टूबर को ही सुबह 7 बजे सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन DC-3 डकोटा विमान से श्रीनगर पहुंच जाती है। ये DC-3 डकोटा विमान टाटा ग्रुप ने एयरफोर्स को दिया था। सुबह करीब 11 बजे सिख रेजिमेंट का कबायलियों से मुकाबला हुआ, जिसमें हमारे 24 जवानों को और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कर्नल रंजीत राय की वजह से ही भारत को कश्मीर में दोबारा सेना भेजने का ही मौका मिला था और कर्नल रंजीत राय को बाद में महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। 2 नवंबर को आर्मी को खबर मिलती है कि करीब 1000 कबायली बडगाम पर अटैक करने वाले हैं। तो अगले ही दिन 3 नवंबर 1947 को 3 सैनिक टुकड़ियों को बडगाम भेजा जाता है, जिसमें डेल्टा टुकड़ी को मेजर सोमनाथ शर्मा लीड कर रहे थे। इनको कबायलियों के 700 लड़ाकों ने घेर लिया था और मेजर शर्मा के पास सिर्फ 100 सैनिक ही थे और कुछ दिन पहले हॉकी खेलते हुए उनका खुद का दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है और मेजर शर्मा के पास धीरे धीरे गोला बारूद खत्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने यह मैसेज भिजवाया कि वो आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक लड़ेंगे। डेल्टा कंपनी कबायलियों को 6 घंटे तक रोक के रखती है और 20 जवानों के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा भी शहीद हो जाते हैं। बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। कमांडर LP सिंह अपनी बुक स्लेंडर वाज द थ्रेड कश्मीर कॉन्फ्रंटेशन 1947-48 में लिखते हैं कि 4 नवंबर की सुबह उन्हें डेप्यूटी PM सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं और कहते हैं कि श्रीनगर को किसी भी हालात में बचाना होगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। कबायलियों का अगला टारगेट नौशेरा पर कब्जा करना था और नौशेरा की कमान ब्रिगेडियर उस्मान खान संभाल रहे थे। बंटवारे से पहले इन्हीं उस्मान खान को जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना का सेना प्रमुख बनने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उस्मान खान जिन्ना के इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, जिससे जिन्ना अपना अपमान महसूस करते हैं। इसलिए जिन्ना ने उनका सर कलम करने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी। 3 जुलाई 1948 को कबायलियों से लड़ते हुए ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो जाते हैं और उनके अंतिम संस्कार में उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। बाद में उनको महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। भारतीय सेना ने 1 महीने में ही बारामूला, उरी, बडगाम को मिलाकर कश्मीर के काफी बड़े हिस्से से कबायलियों को भगा दिया था। मीरपुर, गिलगिट, बाल्टिस्तान जैसे कुछ ही इलाकों पर कबायलियों का कब्जा रह गया था। भारत की फौज मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि 1 जनवरी 1949 को ये मामला UN में चला गया या फिर इसे UN में ले जाया गया। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। 1 साल 2 महीने और 5 दिन तक चली इस जंग में UN के दखल के बाद 31 दिसंबर 1948 को भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर राजी हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास है और करीब 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया है। दोस्तों, ये था हमारी भारत पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज का पहला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों, भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत अक्साई चीन को लेकर कैसे हुई, अगर इस बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट लिखकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।